हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो क्लास 10th इस बार देने जा रहा है बोर्ड, और बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर आपको बड़ी टेंशन रहती है कि भाई पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। तो सीबीएसई ने थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले उन्होंने जो है आपको सिलेबस इशू करके दिया था, जिसमें आपको पूरा बताया था कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आनी है, वो हम लेकर आए। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने आपके सैम्पल पेपर इशू कर दिए हैं, यानी कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्या चीज़ें कितने मार्क्स की होंगी, इनमें आप किस तरीके के आंसर लिखेंगे, किस चीज़ पर कितना मार्क मिलेगा। मान लीजिए लेखन कार्य कर रहे हैं तो उसमें किस चीज़ में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर इशू करके आप सभी को बता दिया है। तो ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर आज हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का। तो अब कोर्स बी के बच्चे नाराज़ नहीं हो जाएं, भाई मैम एक दिन में एक ही चीज़ करा सकती हैं। तो आज कोर्स ए करा रही हैं, कल आपके लिए कोर्स बी लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस, ओके। तो आज हम कर रहे हैं कोर्स ए का सैम्पल पेपर, वो भी हिंदी का, ठीक है। अब आप सभी को पता है हम तो हिंदी पढ़ाते हैं, तो आज हम हिंदी का ही सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए क्या है, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने अभी सेशन 2024-25 के लिए इशू किया है। यानी कि फरवरी में आपके फरवरी 2025 में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस तरीके से पेपर आएगा, ये चीज़, ठीक है। अब जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोर्स ए और कोर्स बी का पेपर एक ही दिन में होता है, ठीक है। इसलिए आपको कोड याद रखना होगा। कोर्स ए वालों का कोड नंबर है 002, ठीक है। जब कोर्स बी का पेपर कराऊंगी तो उनको भी उनका कोड बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, जितने भी कोर्स ए के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके पेपर कोड होता है 002, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसे के लिए आपको निर्धारित 3 घंटे का समय मिलता है। कितना? 3 आवर्स का समय मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपका पूरा 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। अधिकतम संख्या कितनी रहेगी? 80 मार्क्स की। ये इसके वैसे तो टोटल वैल्यूएशन 100 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे जो कि आपकी स्कूल की तरफ से सीबीएसई को प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो उसमें ऐड ऑन करेगा, ठीक है। अब इन 80 मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका एक प्रारूप आपके सामने रखा गया है, पहले उनको पढ़िए। यानी कि सामान्य निर्देश के रूप में निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे इस सेक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, खास तौर से मैं बता रही हूँ। लेकिन बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो है ऐसा होता है जहाँ पर आपकी पहली झलक इसी से समझ में आ जाती है एग्जामिनर को। तो सख्ती के साथ इन सभी जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं इनका पालन करना है, ठीक है। तो चला ध्यान से पढ़ते हैं इनको। ये दिए ही इसलिए गए हैं कि आप इनको पढ़ें और इनका पालन करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि बस लिख के पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो याद रखिए कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 15 क्वेश्चन। कितने? 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन 15 क्वेश्चन में से अब ये जो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें आपके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। सारे प्रश्न आपको 15 के 15 सारे प्रश्न। अब आप कहोगे मैम ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है, क्योंकि इन 15 प्रश्नों के अंदर ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। अब इस प्रश्न पत्र में जो ये 15 प्रश्न दिए हुए हैं ये 4 खंडों में विभक्त है, का खा गा घा, ठीक है। कितने? 4 खंडों में, का खा गा घा। खंड का में कुल 2 ही प्रश्न हैं। अब 15 में से 2 प्रश्न आपके कहाँ आ रहे हैं? खंड का में, जो कि जिनमें उपप्रश्नों की संख्या आपकी 10 है। अब आपका जो यहाँ पर खंड का में 2 प्रश्न आ रहे हैं, पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश और दूसरा है अपठित पद्यांश। 5 प्रश्न गद्यांश में है, 5 पंच पद्यांश में। तो टोटल मिला के आपके पास हो गए 10 प्रश्न। इनमें किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो 2 प्रश्नों में से जो 10 उप प्रश्न आएंगे वो सारे करने हैं।
अब इनमें क्या क्या रहेगा ये आपको हम पहले बता चुके हैं। इसमें बहुविकल्पीय भी रहेगा, अति लघु भी रहेगा और लघु भी रहेगा। तीनों तरह के प्रश्न इसमें आपके पास में आने वाले हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम खंड खा में। खंड खा में कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? सिर्फ 16 के उत्तर देने हैं। चलिए अब हम बता देते हैं। जो खंड खा है वो व्याकरण आधारित है। किस पे आधारित है? व्याकरण आधारित है। व्याकरण में आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर आपके पास ये 4 प्रश्न हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, बस ये ही 4 टॉपिक पे आपके ये 4 प्रश्न हैं। अब इनमें क्या है, हर प्रश्न में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? आपको हर प्रश्न, याद लीजिए कि क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पर 4 में पहला प्रश्न अगर पूछा जा रहा है और वो वाक्य की रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है, तो उसमें कितने प्रश्न हैं? आपके पास 5 प्रश्न हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो अगर 4 क्वेश्चन में 5-5 करके पूछे गए तो 20 हो गए, और 4-4 आप करोगे तो 16 हो गए। मतलब हर में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्न करने होंगे। ऑप्शंस इसमें आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं खंड गा। खंड गा में कुल 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आ रहा है ये हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न आ रहे हैं। पाठ्य पुस्तक हमारी कौन सी है? कृतिका और क्षितिज, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय भी आएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न भी आएंगे। दोनों तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके के हैं अभी हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। अब आ जाते हैं खंड घा। खंड घा में आपके पास कुल 4 प्रश्न हैं। खंड घा क्या है? टोटल आपका लेखन आधारित है, जिसमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, सौवत्य लेखन, आपका संदेश लेखन, ये सारे लेखन जो हैं इसमें किसमें प्रश्न संख्या जो आपका खंड घा है इसमें दिए गए हैं 4 प्रश्नों में। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए अनुच्छेद लेखन दिया गया तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 1 करना है। पत्र में 2 ऑप्शन दिए गए, 1 करना है। तो इस तरीके से इनके सभी प्रश्नों के साथ आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। अब ये सारे निर्देश आपको दे दिए गए, इसमें एक निर्देश जो नहीं दिया गया वो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रही हूँ, जो आपको 100% फॉलो करना है। पहली चीज, क्वेश्चन पेपर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से होंगे। ऐसा नहीं आप ये सोचो कि चलो पहले लेखन कार्य कर लेते हैं, खंड घा उठा लेते हैं। ठीक है, तो खंड घा रहेगा तो 15 आपका लेके 15, 14, 13, 12 ये प्रश्न हम पहले कर लेते हैं। 12, 13, 14, 15 हम पहले कर लेते हैं। ये गलती नहीं करिएगा। मैंने क्या कहा? सीक्वेंस के हिसाब से करना है। खंड का सबसे पहले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, फिर खंड घा 3, 4, 5, 6। आप इस तरीके से करोगे तो हमेशा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सीक्वेंस में करना है। अगर सपोज मान लीजिए आपको बीच में से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके लिए उतना स्पेस छोड़िए और आप आगे बढ़ जाइए। टाइम उसमें वेस्ट नहीं करिए, और ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन उठा के हम एंड में कर देंगे, ये गलती नहीं करिएगा। उतना आप स्पेस लीव करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि बाद में जब टाइम बचेगा तो हम वापस आकर कर देंगे। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे जिनका आपको पालन करना ही करना था। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले आ रहा है आपके पास खंड का। खंड का क्या है? आपका अपठित बोध है, जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है आपका अपठित गद्यांश। अब बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि मैम गद्यांश को कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपको पेपर में रिटन वर्क लिखने के लिए जो टाइम 3 घंटे का दिया गया, उससे पहले 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। उस दौरान आप ये अपठित बोध को पढ़कर इनके आंसर सॉल्व कर लेना, वो एक बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, उसके अलावा जब अभी हम आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर अभी कराएंगे तो कुछ टिप्स देते हुए चलेंगे ताकि आप अपठित गद्यांश अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए अब गद्यांश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये आपका है कितना? 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का दिया गया है? 7 मार्क्स का। चलिए देखते हैं क्या। आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहाँ हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है।
हम सभी को अक्सर है। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी लोकप्रिय है। मिट्टी की कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते हैं। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। तो अब ध्यान रखिएगा, 21 मई को क्या रहता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2030 तक सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने के इनके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है कि भाई इसमें औषधि के गुण भी हैं और दूसरा सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति तो उससे जुड़ी ही है। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका शामिल है, जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका शामिल है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो उत्पादक है उसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जो हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर उसके आते हैं विश्व के 4 बड़े उत्पादक देश। अभी तो हमने 3 आपको कॉन्टिनेंट्स बताए, अब ये कंट्रीज हैं जिनमें है चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका। विश्व के कुल चाय उत्पादन में इन देशों की हिस्सेदारी 75% है, यानी कि पूरे विश्व में 75% चाय इन 4 देशों में ही उगाई जाती है। भारत विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है, यहाँ पर चाय बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। अब देखिए, हमने कॉन्टिनेंट्स बताए, फिर कंट्रीज बताई, अब अपने देश में जो सिटीज हैं जहां पर चाय सबसे ज्यादा उत्पादन होती है वो क्या है? असम, ये स्टेट है असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में लगभग 13,000 चाय बागान हैं, जो 60 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन है। चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, इसीलिए भारत जैसे देश में इनके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब चाय आप सभी ने देखा होगा कि एक एक चल के पत्ती तोड़ी जाती है और इस तरीके से औरतें जो हैं अपने पीछे लगी डलिया में डालती जाती हैं। ये हम लोग सभी ने देखा हुआ है। जिन्होंने एक्चुअल में देखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने एक्चुअल में नहीं देखा, हमने टीवी पे ही देखा है। क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती हैं, जिनमें कोमल पत्तियां नष्ट ना हो। अपनी कोमल उंगलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती हैं। तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो ही इस उद्योग में रहती हैं। ठीक है। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप हो या बारिश में। वे आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं जहां वह चाय की पत्तियां चुनते हैं। अपने घर से लिए बागान तक जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना और फिर पूरा दिन खड़े होकर चाय की पत्तियों को चुनना, और वो कोई भी वेदर हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, कोई मतलब नहीं, आपको ये काम करना है तो करना ही है। चलिए अब इस पे हम आ जाते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर कथन और कारण आधारित पहला प्रश्न पूछा गया। जैसे मैंने बताया था कि बहुविकल्पीय भी हैं, अति लघु भी हैं, लघु भी हैं। तो 7 नंबर का पहला प्रश्न है और ये आपका 1 नंबर का है। क्या दिया गया है? कथन है, कथन ए है और कारण है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 कथन दिए गए। क्या दिया गया है? कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। कथन ए को हमें पढ़ना है और कारण आर को पढ़ के सही नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से चुनना है। क्या दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। ठीक है, तो कथन तो सही है।
अब कारण पर आते हैं। विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना है। तो मेरे हिसाब से कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शंस देखते हैं। कथन एक गलत है, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। नहीं, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो हमने क्या बोला, कथन ए सही है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया है और उसको घोषित करने का कारण है कि अर्थव्यवस्था को दूसरों की निगाह में चाय की अहमियत को समझाना है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी चाय से, और दूसरा समझाना है कि भाई चाय की अहमियत क्या होती है। तो यहाँ पर जो नंबर 3 ऑप्शन है ये एकदम सही है। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या है। भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब यहाँ से हमें उचित विकल्प चुनना है। पहला क्या है, सौंधी खुशबू होती है, बिल्कुल सही है। लाजवाब स्वाद होता है, बिल्कुल सही है। बहुत महंगी होती है, नहीं, ये भी नहीं है। और आसानी से उपलब्ध होती है, कई जगह आसानी से उपलब्ध होती है, कई जगह नहीं उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर 1, 2 यानी कि पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं पहला और दूसरा। कथन संख्या 1 और 2 एकदम सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे दिए हुए कॉलम 1 और को कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम्स को मिलाना है। सबसे पहले देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो है आपका चीन। हम लोगों ने अभी गद्यांश में पढ़ा है ना, सबसे बड़ा देश जो है वो क्या है, आपका चीन है। फिर आते हैं, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है आपका असम है। ठीक है, फिर आते हैं, विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश, दूसरा बड़ा उत्पादक देश चीन के बाद किसका नंबर आता है, भारत का आता है। तो यहाँ पर पहले का दूसरा है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर आते हैं ऑप्शन। पहले का पहला है तो ये तो गलत हो गया, पहले का दूसरा है सही, दूसरे का तीसरा है, दूसरे का तीसरा है बिल्कुल सही है, और तीसरे का पहला है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए 3 हमारे पास में क्या आए, 3 क्वेश्चन जो आए हमारे पास में वो आपके थे बहुविकल्पीय। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका क्या है, अति लघु और लघु उत्तरीय। तो ये 2-2 मार्क्स के 1-1 नंबर के वो हुए। ठीक है, 2 और 2 4 नंबर के आपके ये हो गए, 4 और 3 7 नंबर का हमारा ये था। 2 नंबर का घा है और 2 नंबर का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डा, और इसके बाद 3 नंबर वो। तो 7 नंबर के क्वेश्चन हमारे किस में आ रहे हैं, अपठित गद्यांश में। ध्यान रखना 7 नंबर कम नहीं होते हैं, तो सावधानी के साथ इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है। अब ये आंसर हमें कहाँ से निकालना है, अपठित गद्यांश से। तो हमने निकाला है, देखिए क्या है, करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि भाई देखिए बहुत सारे देश हैं, खासतौर से जो 4 कॉन्टिनेंट्स बताए गए उसमें भी आपके जो देश हैं जैसे चीन है, भारत है, श्रीलंका है, कीनिया है, तो इसमें क्या उन्होंने बताया कि ये देश में बहुत बड़ी संख्या में, मतलब पूरे विश्व का 75% जो चाय है वो इन 4 देशों में से उगाया जाता है ज़्यादातर। अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था या ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंड होंगे इस चाय के कारोबार से। जब चाय के इस कारोबार में होंगे तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी तभी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और लोगों को जो है वो लोगों की कंडीशन, उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो ये है आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, चाय एक श्रम आधारित उद्योग है कैसे। ठीक है, श्रम अधिकारी, क्योंकि यहाँ पर काम चाय की पत्ती को तोड़ने का काम खुद हाथों से किया जाता है, एक एक पत्ती तोड़ी जाती है, तो इसे मशीन से नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है।
चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सावधानी से चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती हैं। श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। यह श्रम साध्य कार्य है, मतलब यहाँ पर आपको श्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 1 थी हमारी 7 मार्क्स की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी है आपका 7 मार्क्स का। सेम वही पैटर्न रहेगा, 3 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी रहेंगे और 2 आपके लघु उत्तरीय रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब काव्यांश क्या है आपको ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं ना कि काव्य खंड में थोड़ा ज़्यादा दीजिए। कभी कभी जो कविताएं हैं जो आती हैं इसमें काव्यांश जो आते हैं वो आसान रहते हैं और कभी कभी मुश्किल रहते हैं। आज जो काव्यांश हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए क्या है। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा है, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अंशक वह लूट रहा है। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते। कैसी कैसी करालता है, कैसा क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर विरुद्ध कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यू फटे जाते हैं, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में ही कुंजर धूम मचाता है। तो यहाँ पर क्या है, महाभारत का जब युद्ध हो रहा है तो उस समय अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन क्या किए थे, जब उन्होंने देखा कि हमारे सामने जो अपोजिट सेना खड़ी है वो सेना जो है हमारे अपने हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे गुरुजन हैं, तो उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि मैं इनके खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया था और तभी गीता के उपदेश दिए थे। उसी समय उन्होंने ये बात बताई थी और कर्ण को दिखाया था, कर्ण की तारीफ करी थी, प्रशंसा करी थी कि जब हम युद्ध भूमि में आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने क्या है, हमारा कर्म है उस समय युद्ध करना। तो किस तरीके से कर्ण जो है वो पांडव सेना पर टूट रहा है, कैसे उनका पौरुष बल तोड़ रहा है, कैसे वो सारे व्यूहों को तोड़ रहा है, ये सारी चीजें वो अर्जुन के सामने श्री कृष्ण जो है वो कर्ण की बड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कर्ण भी धनुर्धर थे और अर्जुन भी धनुर्धर थे। तो एक तरीके से यहाँ अर्जुन के अंदर जो है क्या कहते हैं ना, पौरुष को जगाना, लड़ने की इच्छा को तीव्र करने का काम उन्होंने इस प्रशंसा के माध्यम से किया था। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन हैं, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा भल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। अब वो यहाँ कह रहे कि तुमसे बड़ा वीर मैं उसको मानते आया हूं, और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। ये बात तो सही थी कि भाई अगर श्री कृष्ण ने छल से उनके कवच और कुंडल ना लिए होते तो वो पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ने वाले थे। तो पांडव सेना को विजयी बनाने के लिए श्री कृष्ण जी ने छल से जो है कर्ण का संहार किया था। ठीक है, तो ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रश्मि रथी सप्तम सर्ग भाग 3 से ये पाठ लिया गया है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने बताया कि 3 आपके पास जो है बहुविकल्पीय रहेंगे, फिर अति लघु आएंगे। तो जो बहुविकल्पीय हैं वो 1-1 मार्क्स के रहेंगे। पहला है, इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, तो हमने पहले ही बोला था कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन देखिए, कृष्ण अर्जुन की कर रहे हैं, कृष्ण कर्ण की कर रहे हैं, कर्ण कृष्ण की कर रहे हैं, या अर्जुन कृष्ण की कर रहे हैं। तो सही क्या था, कृष्ण जो है वो कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला है, पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा है। सही है, मुझे तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये बात बोली नहीं है उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं, समर क्षेत्र में केवल उसके बाण दिखाई दे रहे हैं। ये बात भी उन्होंने कविता में बोली है। नेक्स्ट आते हैं, समर क्षेत्र में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही है। तो ये भी सही है। तो सही कौन सा है आपका, पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन में आइए, पहला दूसरा चौथा।
यहाँ पर तीसरा नहीं, तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि हमारा लास्ट वाला कथन इस जगह एकदम सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। क्या दिया है? कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, कथन पढ़िए। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई है। ये तो सही है, कथन बिल्कुल सही है। कारण पर आते हैं। कारण क्या है? कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया है। तो बात सही है, कर्ण ने पांडव की सेना पर आक्रमण किया है, इसीलिए पांडव सेना में क्या हुआ है? भगदड़ मची है। तो कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन में देखिए, कथन एक गलत है, नहीं गलत। कथन ए और कारण आर गलत है, नहीं। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर नंबर 3 वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चलिए देखते हैं क्या एकदम सही है। चलिए अब हम आ जाते हैं घा क्वेश्चन पे। ये हमारा क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया? कौन सा गूढ़ वचन बताया कि भाई जो है हम तुमसे ज्यादा कहीं उसको जो है अधिक अच्छा धनुर्धर मानते हैं, ये बात बताई थी। तो चलिए देखते क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह गूढ़ वचन बताया कि वह अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वह दोनों के बल से परिचित हैं, परंतु मन ही मन में वह कर्ण को अर्जुन से अधिक वीर मानते हैं। यही चीज उन्होंने बताई थी कि हाँ, मैं दोनों को बारे में जानता हूं, दोनों की युद्ध कौशल से परिचित हूं, लेकिन मैं मन ही मन यानी कि अंदर से ये चीज जानता हूं कि कर्ण जो है वो अर्जुन से कहीं ज्यादा अधिक जो है अच्छे धनुर्धर हैं। नेक्स्ट है, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अब क्या सोच रहे हैं? उसका युद्ध कौशल जब उन्होंने देखा तो देखिए क्या है। कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके। क्योंकि भाई यहाँ पर वो लड़ तो पांडव सेना की तरफ से रहे, लेकिन सामने भाई अगर अच्छा योद्धा है तो तारीफ तो बनती है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इतना अच्छा योद्धा है तो इससे लड़ेगा कौन, है ना? इसे युद्ध में पराजित करेगा कौन? क्योंकि पांडव सेना में ऐसा कोई था ही नहीं। अर्जुन जरूर धनुर्धर थे मगर कर्ण जितने अच्छे नहीं थे। तो इसीलिए ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं कृष्ण के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। चलिए अब शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से आपका खंड खा। ठीक है, खंड खा में आपको हमने क्या बताया था? व्याकरण आधारित आपके 4 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 ये आपके व्याकरण के 4 टॉपिक पे आधारित प्रश्न आएंगे। इसके अंदर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ 16 प्रश्न करने हैं। अब निर्देश क्या है चलिए देखते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्या? 5 प्रश्नों में से सिर्फ 4 के उत्तर आपको देने हैं। तो जब आपको देने हैं तो 4 का 1 यानी कि आपका यहाँ पर कितने हुए? 4 प्रश्न करने 1 नंबर के, तो 4 प्रश्न यानी कि सबके लिए आपको 1-1 नंबर ही मिलने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं। हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, सरल वाक्य में बदलिए। अब देखिए जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, तो सबसे पहले जो आपको सावधानी से काम करना है, उसमें पहला सावधानी का कार्य आपका ये रहेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें वाक्य क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज जैसे ये वाक्य दिया गया है, अब ये वाक्य है कौन सा? तो ये साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य से जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे, तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर 2 क्रियाओं को हमें एक करना पड़ेगा। अब जैसे दिया है कि हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, तो क्या किया यहाँ पर? हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। सिंपल, सरल वाक्य में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे, हमने इसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया और ये बन गया सरल वाक्य। नेक्स्ट आते हैं। जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। अब यहाँ पर क्या दिया है? ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक मिश्र वाक्य है और इसे बदलना किसने है? संयुक्त वाक्य में। तो जाहिर सी बात है मिश्र वाक्य में जो आपका जब और तब जैसे जो आपके व्याधिकरण अव्यय दिए हैं, इन्हें हमें इस तरीके से यूज करना है कि पहला वाक्य तो हमारा क्या हो जाए? अलग हो जाए, अपना अर्थ दे, और दूसरा अलग, मतलब दोनों वाक्य जो बनेंगे वो स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमरी ऊपर से ओढ़े रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम जाड़ा आता आप पढ़ते हैं ना, तो देखिए ये अपने आप में पूर्ण वाक्य देता है कि नहीं देता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, जाड़ा आता, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, दूसरा सेंटेंस पढ़िए, बाल गोविंद भगत काली कमरी ओढ़े रहते। तो अपने आप में दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र हो गए और इस तरीके से ये बन गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है और जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। क्या होता है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब ये जो वाक्य है इसमें से हमें आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद बताना है। ध्यान दीजिए, आश्रित उपवाक्य है यानी कि ये सीधे सीधे आपका कौन सा वाक्य दिया गया है, कौन सा वाक्य है, ये वाक्य आपका दिया गया है मिश्र वाक्य। अब आश्रित क्या है, हम यहां पर बात कर रहे हैं रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, तो आश्रित उपवाक्य हुआ जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, ये आश्रित उपवाक्य है। अब कौन सा आश्रित उपवाक्य है, ये नरकट की विशेषता को बता रहा है, तो ये जो लगा होने के कारण आप तुरंत इसमें समझ जाएंगे कि ये क्या बनाया गया है, ये आपका विशेषण है, विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सही है कि नहीं। देखिए, आश्रित उपवाक्य है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, बिल्कुल सही। आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट आते हैं, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गईं। मिश्र वाक्य में बदलिए। ये दिया गया है एक सरल वाक्य जिसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। अब मिश्र वाक्य में क्या करना पड़ेगा, इसे दो सेंटेंस में स्प्लिट करना पड़ेगा और अव्यय इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको, व्याधिकरण अव्यय। सिंपल सी एक चीज। तो यहाँ पर क्या है, खीरे के जैसे ही खीरे के स्वाद का आनंद आया नवाब साहब, वैसे ही नवाब साहब की आंखें मुंद गईं। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ किया, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गईं। हो गया ना। तो जहाँ पर दो क्रियाएं थी उन दोनों को ही हमने अलग अलग वाक्यों में कर दिया और जैसे और वैसे जैसे व्याधिकरण अवयवों को लगा दिया और ये बन गया एक मिश्र वाक्य। तो इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पर अभी चल रहा है हमारा चौथा था। अब हम आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो रचना के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी की थापों पर सोती है। क्या दिया है, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए। अब ये कौन सा वाक्य है, ध्यान दीजिए। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है, तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, अपना अर्थ पूरी तरीके से बता रहा है। दूसरा, यहाँ पर क्या दिया गया है, समानाधिकरण अव्यय लगा है, तो सीधे सीधे कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है ना। तो चलिए देखें संयुक्त वाक्य। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, जहां पर हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ा, जिसमें से 5 क्वेश्चन थे और 4 आपको करने थे। ये आपका कितने था, 4 मार्क्स का था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपके सामने है वाच्य पर आधारित 5 प्रश्न। ठीक है, वाच्य पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी आपका 1 नंबर का 1 रहेगा, 4 प्रश्न करेंगे आपको 4 नंबर मिलेंगे। पूछे जाएंगे 5, करने हैं 4। चलिए देखिए, पहला क्या है, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, कर्मवाच्य में बदलिए। तो ये कर्तवाच्य में दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि देता है वो किसका, वह के साथ कनेक्टेड है। अगर इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना होगा तो सिंपल सी बात है, कर्ता के साथ हमें द्वारा या से लगाना होगा। ठीक है, से मोस्टली हम कहाँ लगाते हैं, जहां निगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, द्वारा लगाएंगे। तो अब वह के साथ तो द्वारा नहीं लग सकता, तो अब हम वहां पर चेंज करेंगे, क्या होगा, उसके द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। चलिए देखिए क्या है, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ये बन गया आपका क्या, कर्मवाच्य। जब द्वारा लगता है तो कर्ता में थोड़े चेंजेस होंगे, थोड़े से क्रिया में चेंजेस होंगे, जाहिर सी बात है कर्ता के रूप में बदलाव होगा, तो स्वतः ही आप क्या कर दोगे, क्योंकि हम जब कर्म के साथ कनेक्टेड रखते हैं,
कर्ता के साथ कनेक्टेड अगर हम क्रिया को रखते हैं तो वो डायरेक्ट उसी के हिसाब से चेंज होती है, और जैसे ही हमने कर्ता बदला और वाक्य को हम कर्म पे डिपेंड कर रहे हैं तो क्रिया अपने आप बदल जाएगी। ये चीज हमने आपको वाक्य में पहले भी समझाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरा छीलना शुरू कर दिए गए। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे कर्तवाच्य में बदलना है। अब आप ये देख रहे हो कि ये कर्मवाच्य में है, चूंकि यहाँ पर द्वारा लगा है। अब इसे आप जब कर्तवाच्य में बदलोगे तो यहाँ पर दिए गए को हमें किस चीज से कनेक्टेड करना है? नवाब साहब से, क्योंकि नवाब साहब करता है। तो क्या होगा? नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कर्तवाच्य में। देखिए, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीले छीलने शुरू कर दिए। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको कर्ता के साथ कनेक्टेड करोगे, जैसे ही ने, द्वारा या से, क्रिया उसी के हिसाब से अपने आप बदल जाएगी। आप सेंटेंस बनाओ, देखो फटाफट बदलती है। नेक्स्ट है, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते, भाववाच्य में बदलिए। अब क्या? बिना सहारे दादाजी चल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये एक कर्तवाच्य है, क्योंकि कर्मवाच्य कभी भी आपका भाववाच्य में नहीं बदलता, तो जाहिर सी बात है कि ये कर्तवाच्य होगा। अब यहां पर क्या करना है कि क्रिया को अपने आप में ही प्रधान बनाना है। तो क्या होगा? बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें क्रिया को ना दादाजी पे कनेक्ट करनी है और कर्म तो है ही नहीं, तो यहां पर क्रिया क्या होगी? अपने आप में प्रधान बनेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है, भाववाच्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। वाच्य पहचान कर भेद बताइए। अब आपको वाच्य पहचानना है, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप यहां देख लो, स्वयं प्रकाश जी ने, कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, ये कौन से में होता है? कर्तवाच्य में होता है। ठीक है, फिर दूसरा, की जो कनेक्टेड है वो किससे है? स्वयं प्रकाश जी से कनेक्टेड है, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जा रहा है? ये एक कर्तवाच्य है। हमेशा देखना कि कर्ता के साथ लगा क्या है, उससे आप तुरंत समझ जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप कर्ता के साथ जो कोई भी कारक लगा है उसको आप ध्यान से देखोगे, तुरंत समझ जाओगे कि ये वाच्य कौन सा है। कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? वो कौन सा वाच्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है? जाहिर सी बात है, कर्मवाच्य होता है ना कर्मवाच्य। तो चलिए देख लेते हैं कर्मवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसार, अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गए। अब हम तीसरे टॉपिक पे आ गए हैं अपने। ठीक है, व्याकरण के तीसरे टॉपिक पे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं पद परिचय। तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें सिर्फ 4 प्रश्न ही करने हैं। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचित कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके अंडरलाइन वर्ड्स रहेंगे उनका आपका पद परिचय करना है। सिर्फ 5 में से 4 का ही करना है। तो 1 मार्क्स के रहेंगे, 4 करेंगे आपको तो कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। पहला आते हैं, चाय वाला नया पान खा रहा था। ठीक है, यहां पर क्या है? पान वाला नया पान खा रहा था। अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड है नया। अब नया क्या है? नया, अब आपको नहीं पता कि नया शब्द क्या है, तो सबसे पहले देखो कि ये नया शब्द कनेक्टेड किससे है? जाहिर सी बात है, पान से कनेक्टेड है। तो पान से अगर कनेक्टेड है तो पान क्या हुआ? पान एक संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? कि वो नया है। तो ये तो हमें पता चल गया कि नया शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। विशेषण का कौन सा भेद है? वो उसके गुण को बता रहा है, नया है, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, पान खाया जाता है या पान खाई जाती है, तो आप पान का जो लिंग होगा, वचन होगा, वही विशेषण का लिंग वचन रहता है। तो पान अगर पुरलिंग है तो विशेषण पुरलिंग रहेगा, यानी कि नया क्या हो गया? पुरलिंग हो गया। पान एक वचन है तो आपका विशेषण भी क्या होगा? एक वचन होगा। और नया का विशेष्य क्या है? पान है। सिंपल, ऐसे ही निकालना है आपको। देखिए क्या है, नया विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुरलिंग है, एक वचन है और पान का विशेष्य है। आपको पता होना चाहिए कि, इसीलिए मैंने आपको इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस कराई हुई है ऑलरेडी, कि आपको करना क्या है।
कोई भी शब्द अगर दिया जा रहा है तो उसे हम किस हद तक एलिब्रेट कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में हमें यही सारी चीज़ें जो है वो ध्यान नहीं होती है। क्या है, भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, और विशेषण में हमें विशेष्य निकालना पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब खरीदे होंगे क्या होगा, खरीदे होंगे ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, दिमाग में बैठा लिया, क्रिया है। अब यहां पर क्या खरीदे, खीरे खरीदे, आंसर मिला सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, क्रिया का भेद क्या निकाला हमने, सकर्मक निकाल दिया, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसी तरीके से निकालिए। चलिए देखिए क्या है, खरीदे होंगे क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। क्या खरीदे, खीरे खरीदे। खीरे पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है। अब खीरे बहुवचन है तो यहाँ पर ये बहुवचन है, और ये खरीदे होंगे तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। अभी ना खरीद रहे हैं ना या खरीदेंगे, ये भी नहीं बोला है। ये क्या है, खरीदे होंगे, यानी कि पहले खरीद लिए हैं, तो ये हो गया आपका भूतकाल। नेक्स्ट आते हैं, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। अब लगा हुआ है के साथ। अब के साथ क्या होता है, अब देखिए के साथ क्या है, ये एक क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक है, क्योंकि विद्यालय का डाकघर के साथ ये संबंध बता रहा है ना, तो ये एक संबंध बोधक अव्यय है। तो देखिए क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, घर और डाकघरे के बीच संबंध दर्शा रहा है। कुछ नहीं करना है, इजीली सारी चीजें। ठीक है, मैंने हर एक के साथ आपको बताया है कि इसको कितने स्टेप बाय में आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसे आपको ज्यादा स्टेप में एक्सप्लेन ही नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाह भाई खूब क्या आइडिया है। अंडरलाइन वर्ड है वाह। वाह क्या हुआ, विस्मयादि बोधक है, जाहिर सी बात है विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह है तो क्या हुआ, प्रसन्नता सूचक है। बस, इसके ज्यादा तो हमें विस्मयादि बोधक में बताना भी नहीं होता है। तो देखिए क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, प्रशंसा सूचक है, प्रशंसा को व्यक्त कर रहा है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। अब वे शब्द क्या हुआ, अब मुझे बताइए। वे जाहिर सी बात है सर्वनाम है। ठीक है, अब यहां पर वे शब्द अगर आ रहा है तो कौन सा सर्वनाम है, जाहिर सी बात है वे, हम दोनों बात कर रहे हैं, वे के लिए बात कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक है और अन्य पुरुष आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर वे व्यक्ति थे। अब ये क्या है, पुल्लिंग है, वे है बहुवचन है, सिंपल सा एक चीज, बस निकालते जाइए इसी तरीके से। देखिए क्या है, वे है सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, आदार्थक है, आदार्थक मतलब क्या है, आदर्थवाचक है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से यहां खत्म हो गया हमारा पद परिचय। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा व्याकरण का चौथा टॉपिक है। व्याकरण का चौथा टॉपिक कौन सा है, वो है अलंकार। ठीक है, तो आपके जितने भी दो अलंकार के भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, तो आपके पास अर्थ अलंकार के सारे भेद आपके पास में है। ठीक है ना, शब्द अलंकार आप 9th में और अर्थ अलंकार अभी आपके में है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वो वर्ड्स अंडरलाइन हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो वर्ड्स अंडरलाइन हैं जिन्हें आपको लिखना है। देखिए क्या है, पहला है, यहाँ पर भी आपके सामने 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, 4 ही करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया गया होगा। तो आप जब 4 करोगे कितना हो जाएगा, 4 मार्क्स का। पहला है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। तो अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, आप में से बहुत सारे लोग पहचान भी गए होंगे। अगर आपने अलंकार ध्यान से पढ़े हैं तो कीवर्ड्स हमेशा मोस्टली अलंकार में रहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु होगा। कौन सा, ये किस चैप्टर से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। आप सभी को पता है परशुराम जी ये राम जी से कह रहे हैं। अब यहाँ पर सम शब्द लगे होने के कारण ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। ठीक है, वो मेरा शत्रु किसके समान होगा, सहस्त्र बाहु के समान होगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ रहा है, सम। सम मतलब के समान, तो यानी कि उपमा दी जा रही है ना कि उसके समान होगा।
तो ये आपका उपमेय और उपमान वाला कौन सा आपका समास क्या कहते हैं अलंकार रहता है, वो रहता है आपका उपमा अलंकार। तो ये है आपका उपमा अलंकार। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, छुअत टूटत रघुपति ही नाह दोषु। ये भी आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, अर्थात राम जी का कोई दोष नहीं है। अब कोई भी चीज़ है, सपोज यहाँ पर मेरे पास में मेरे पास तो एक ही चीज़ है, ये स्टाइलस है, ये पेन है। अब ये पेन है, इस पेन को हम ऐसे, चाहे जितना बलशाली व्यक्ति हो, ऐसे छुएगा तो क्या टूट जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। इसमें श्री राम जी के पराक्रम, उनके शौर्य को अतिशयोक्ति के साथ वर्णित किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। अब राम जी ने क्या किया था कि वो धनुष उठाया था, उठाने के बाद जब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, जब उसे ऐसे करके झुकाया तब वो टूटा था। ये थोड़ी ना था कि छुआ और वो टूट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने राम जी की प्रशंसा करते हुए कुछ ज़्यादा ही जो है वो लोक सीमा को पार कर लिया, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब ये कौन सा है? ये क्लास 9th में आपके पास चैप्टर था, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, कविता याद है ना? तो उसी में से ये लिया गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बूढ़ा जो पीपल है उसने आगे बढ़कर बादलों का झुककर स्वागत किया। अब बूढ़ा पीपल प्रकृति का है, अब आगे झुककर किसी का स्वागत करना मनुष्यों द्वारा किया गया कृत्य है। तो प्रकृति को यहाँ पर मानवीय लक्षण के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अलंकार होता है मानवीयकरण अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? मानवीयकरण अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बाहर मोही लगाई बुलावा। तो अब यहाँ पर क्या है? फिर से चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण जी परशुराम से क्या कह रहे हैं? तुम तो बार बार काल को हाँक कर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर बार बार काल को हाँक कर लेकर आ रहे हो, है ना? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ध्यान से दीजिए, तुम तो काल हाँक जनु लावा। जनु कहाँ पर आता है? आपको याद है? यह बताया था ना, जनहु मनहु शब्द कहाँ पर आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहां पर हम किसी चीज को सपोज करने की बात कह रहे होते हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुभानु। अब यहां पर आपको लेना है इस अंडरलाइन वर्ड में। वैसे तो इस पूरी पंक्ति में 2 अलंकार है। कौन से अलंकार है? 2 अलंकार है। पहली चीज तो है बढ़त देखि जल सम वचन, ठीक है। तो यहाँ पर सम जो शब्द आ रहा है, इसके कारण से इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। लेकिन उन्होंने क्या हमसे क्वेश्चन किया था कि जो रेखांकित हैं सिर्फ आपको उन्हीं का अलंकार बताना है। तो यहाँ पर रेखांकित क्या है? रघुकुल भानु। क्या दिया है? रघुकुल, रघुकुल के भानु। भानु मतलब सूरज। तो यहाँ पर भानु किसको बोला गया? रघुकुल भानु किसके लिए बोला गया? राम जी के लिए बोला गया। किसके लिए? राम। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। चलिए, यहां पर हमारा खंड खा खत्म हो गया। तो फिर से रिवाइज कर रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा। खंड का हमारा जो था वहां पर 2 क्वेश्चन थे, अपठित गद्यांश और पद्यांश, 7-7 मार्क्स के थे। 14 मार्क्स हमने कहां पर कवर अप किए हैं? आपके खंड का में। खंड खा में हमने कितने मार्क्स कवर किए? आपके यहाँ पर 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ठीक है। तो अभी तक 14 और 16 हम कवर अप कर चुके हैं, यानी कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारे पास कवर अप हो चुका है। अब हम बढ़ चुके हैं बचे हुए 50 मार्क्स की तरफ। अब आया खंड गा। खंड गा जो है वो हमारी पुस्तक से आधारित है। कौन सी हमारी 2 पुस्तक हैं? क्षितिज और कृतिका। ठीक है। तो क्षितिज में हमारे पास काव्य खंड और गद्य खंड 2 रहते हैं। तो इन दोनों से ही हमसे अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले खंडगा शुरू हो रहा है हमारे पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, क्षितिज और कृतिका से। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहा है। 7 में क्या दिया? निम्नलिखित पठित गद्यांश पर
आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब क्या है, सबसे पहले हमारे गद्य खंड से आ रहा है, जो हमारा नेताजी की चश्मे से शुरू था। ठीक है, नेताजी के चश्मे से जो हमारे चैप्टर्स आए हैं वो सारे गद्य खंड से हैं। तो गद्य खंड में जितने भी अध्याय हैं, उन अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से आपके सामने गद्यांश रखा जाएगा, उस पे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके रहेंगे 5 मार्क्स के। दिमाग पर से बैठा लीजिए, मैंने आपके ऑलरेडी, अब मैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू करने वाली हूँ उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश देखिए क्या है, काशी में संगीत आयोजन, तो ये कहाँ है, नौबत खाने में इबादत, जहां पर हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खां जी को पढ़ा था। ये उस चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं, उन 5 प्रश्नों को हम करेंगे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। तो बनारस में एक जगह है लंका, उसका नाम लिया गया है, लंका पर स्थित है। व हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। बहुत अच्छी सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है, यानी कि शहनाई उसी तरफ रहती है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। अंदर के जितना भी क्या कहते हैं प्यार है, उद्गार है, वो उसके माध्यम से व्यक्त होता है। चलिए अब इस पे आधारित है हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता क्या है। अब काशी में जो संकट मोचन मंदिर है उसमें जब संगीत आयोजन किया जाता है तो उसकी विशेषता क्या है। चलिए देखते हैं। कथन के लिए उचित विकल्प चुनिए, चयन कीजिए। तो 4 विकल्प हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्या है। यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है, बिल्कुल सही है। यह आयोजन 5 दिनों तक चलता है, यह प्राचीन संस्कृति है। शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आ रहा है वो है आपका पहला, दूसरा और चौथा। यह प्राचीन संस्कृति है, ये चीज कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। पहला, दूसरा और चौथा ये कथन हमारा एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहां पर कथन और कारण आधारित प्रश्न पूछा गया है। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो चलिए पहले कथन पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद एक मुसलमान होते हुए भारतीय संस्कृति का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। चाहे वो बालाजी का मंदिर हो, चाहे विश्वनाथ मंदिर हो, दोनों में ही वो आस्था रखते हैं, गंगा नदी में आस्था रखते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आते हैं, अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन जो दिया जा रहा है मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे, तो उसका यहाँ पर कारण भी बिल्कुल सही बताया जा रहा है। कथन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर बिल्कुल सही तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रहा है कथन को। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। कथन ए गलत है, नहीं। कथन ए और कारण आर गलत है, नहीं। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक, अब आ गए क्वेश्चन नंबर गा पे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जो गद्यांश दिया गया है उस पर तीसरा प्रश्न हमारे पास में आ रहा है। काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां किनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, किसके प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के प्रति, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो जब कभी वो काशी के बाहर परफॉर्म करते हैं, तो अब चूंकि वे तो काशी के रहने वाले हैं,
तो उनकी आस्था काशी जी क्या कहते हैं, बालाजी मंदिर और काशी विश्वनाथ दोनों की तरफ है। लेकिन जब बाहर रहते हैं तो क्या करते हैं, इन्हीं दोनों की तरफ आस्था प्रकट करेंगे। तो देखिए क्या है, काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कैसी थी? किस तरह की है अद्भुत और प्राचीन परंपरा? संगीत आयोजन की, पर्वों की आयोजन की, गंगा मेले के आयोजन की, या पशु मेले के आयोजन की? तो क्वेश्चन आपका गद्यांश में क्या दिया गया है, वो है संगीत आयोजन की, क्योंकि इस पूरे गद्यांश में हम संगीत आयोजन की बात कर रहे हैं। तो ये प्राचीन परंपरा ही आपकी बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये जो पूरा गद्यांश हमने पढ़ा है, इसका मूल भाव हमें क्या समझाया जा रहा है? पहले आते हैं, काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति को दर्शाना, या संगीत बिस्मिल्लाह खां के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाना। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं वो है आपका पहला और दूसरा। सिर्फ यही दो चीजें। संगीत की आसक्ति तो उन्होंने दिखाई है, बाकी आगे जब वो पांचों वक्त नमाज में संगीत को के लिए दुआ, सच्चे सुर की दुआ मांगते हैं, तो वो संगीत का उनका रियाज है, वो संगीत की आसक्ति दिखाई गई, जो इस गद्यांश में नहीं दी गई है। इसके बाद है बिस्मिल्लाह का काशी के प्रति प्रेम। अगर बात करी जाए तो वो इतने बड़े संगीतकार बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मरते दम तक उन्होंने काशी को नहीं छोड़ा, तो वो काशी के प्रति आसक्ति को बताता है। लेकिन इस गद्यांश में हमने सिर्फ दो ही चीजें देखी, काशी की सांस्कृतिक परंपरा और बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को, कि एक मुसलमान होते हुए भी वो काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के प्रति किस तरीके से सद्भाव रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 8 पर। अभी हम गद्य खंड पर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, गद्य खंड में जो हमारे चैप्टर्स हैं उन्हीं पे क्वेश्चंस चल रहा है। तो अभी हमारे पास में आए कितने गद्यांश आधारित प्रश्न, 5 नंबर के। अब हम बढ़ चले आगे इसके वर्णात्मक प्रश्नों पर। क्या दिया है, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। अब जो गद्य खंड है उसमें जितने भी पाठ हैं उनमें से आपके पास रखे जा रहे हैं 4 प्रश्न, और सिर्फ आपको करने कितने हैं, 3 प्रश्न, और इनकी वर्ड लिमिट रहेगी 25 to 30 वर्ड्स, और एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 2 मार्क्स, और जब आप 3 प्रश्न करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 नंबर। ठीक है, 3 प्रश्न ही तो करने, 4 प्रश्न दिए गए, 3 के करने, तो एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिल रहा है, तो 3 प्रश्न के लिए 6 नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैप्टन के प्रति पानवाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। तो देखिए जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले रफली अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स रख लीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को अपने पास रखिए और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, कैसे, ये देखिए, यहाँ पर देखिए आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर दिया है किन्हीं 2 बिंदुओं का ही उल्लेख करना, क्योंकि अगर हम सब बिंदुओं को एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो ये हमारे 25 से 30 शब्दों का जो वर्ड लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें 25 से 30 शब्दों के अंदर ही रहना है। ठीक है, अब कैसे, अब हमने कहा ना कि जब कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में जैसे ही आपसे पूछा जाए तो कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में आप तुरंत लेकर आइए। यहाँ पर जैसे है व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी, इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रक्रिया है? जो टिप्पणी की थी वो तो हमारे दिमाग में है, वो हमें पता है। ठीक है, अब क्या था ना भाई, वो तो पागल है, पागल, वो क्या जाएगा फौज में, वो लंगड़ा है, ये चीज़ उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी पान वाले ने। अब इस पे आप क्या सोच रख रहे हो? ठीक है, कैप्टन के प्रति पानवाले ने टिप्पणी की थी कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल, यही टिप्पणी थी। अब इस पे अब आपको क्या देना है, देखिए, उसकी यह टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति को का उड़ाया गया उपहास है, सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का भी प्रतीक है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार स्नेह, सहयोग एवं सहानुभूति होना चाहिए। तो अब आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति फिजिकली डिसेबल होता है तो इस तरीके से हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति देशभक्तिपूर्ण काम भी कर रहा है
तो भी हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रखे और सिर्फ 2 बिंदुओं को लेकर आपको उसे एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपकी विचारधारा को पूछा जा रहा है। जो चैप्टर में है वो चीज़ तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन ही कर दी है, वो टिप्पणी, लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो ये चीज़ आपको रख देनी। ये लिखने के बाद आपको अपनी विचारधारा के पे खाली 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 लाइन्स लिखनी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। अब उन्होंने कई कार्य किए थे, जैसे उन्होंने सबसे पहला काम जो क्या किया था, अपनी बहू के हाथ से उन्होंने अपने बेटे का सारा क्रियाकर्म कराया, पहला काम ये किया था। दूसरा काम उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो है ना उसके दूसरे विवाह के लिए बात कर दी। जो भाई वो विधवा हो चुकी थी, विधवा विवाह के लिए बात करी। तो एक तरीके से उन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी वो कहीं ना कहीं समाज में स्थितियों को सुधारने के लिए थी। तो देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए। पहला क्या है, उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पतोहू से मुखा आग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया कि भाई किसी एक क्या कहते हैं दाह संस्कार में जो अग्नि देने का कार्य होता है वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इस बात को उन्होंने क्या किया, चाहते तो वो खुद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी पतोहू के से करवाया। पहला एक स्थिति में वो बराबर स्थान, पुरुष के बराबर स्थान लाने का प्रयास किया। दूसरा था, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर आदेशात्मक स्वर में कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति में सुधारना चाहा। तो समाज में जब एक स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके रहने, खाने, पीने, हर एक चीज़ के अपने एक अलग नियम थे। उस समय उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे, सफ़ेद साड़ी पहनाई जाती थी, ज़मीन पर सुलाया जाता था, खाने के लिए एकदम रूखा सूखा खाना होता था, मतलब एक तरीके से उसको समाज से एकदम काट के रख दिया जाता था। तो ये एक नियम थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन नियमों को नहीं मानूंगा, मेरी बहू जो है अगर विधवा हो गई है तो जाकर इसका विवाह करो, ताकि ये अभी कम उम्र की है, अभी इसके पास सामने आगे बहुत बड़ी लाइफ है, तो वो अपनी लाइफ को उसी तरीके से एंजॉय कर सके। मतलब विधवा होकर वो किस तरीके से बिना सहारे के जिएगी। तो एक तरीके से समाज में जो एक विधवा को लेकर एक जो सिनेरियो चल रहा था, उन्होंने उसके विरुद्ध वो काम करने के लिए कहा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4 प्रश्न थे, 4 में से 3 करने हैं, तो 2 अभी हमने कर लिए। तीसरा है, देखिए, लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब शीला अग्रवाल जी ने बहुत सारे कार्य किए थे। मनु भंडारी जो है वो एक अच्छी लड़की थी, सब कुछ था, लेकिन अभी भी क्या है, वो एक लेखिका के दर्जे पर नहीं आ पाती। जब हम लिखें उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम अच्छा पढ़ें, क्योंकि जब हम अच्छा पढ़ते हैं तो ही चीज़ें हमारे पास में ज़्यादा अच्छी आ पाती। आज अब इसको ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए कि आप लोग क्लास 10th में हैं, तो आप लोग अच्छा स्टडी मटेरियल ढूंढते हैं कि हम पढ़ें अच्छा, ताकि हम लिख अच्छा सकें, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर्स के साथ भी ये एप्लीकेबल होती है कि वो भी अच्छा मटेरियल पढ़ेंगे, तभी वो अच्छी चीज़ों को सोचेंगे और अच्छी तरीके से वो इमेजिन कर पाएंगे और वो उतना अच्छा लेखन कार्य कर पाएंगे। तो यही चीज़ शीला अग्रवाल जी हैं, उन्होंने मनु भंडारी को किया था। देखिए क्या है, शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कई सारी भूमिका निभाई है जिसमें उनको सिर्फ 2 बिंदुओं का ही उल्लेख करना है, क्योंकि हमें सारा अगर हमने कर दिया ना तो फिर वो हमारे बियॉन्ड द लिमिट चला जाएगा, यानी कि 30 वर्ड से ऊपर चला जाएगा, वो काम हमें नहीं करना है। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि में, यानी कि साहित्य क्या होता है ये एक समझने का अच्छा कार्य जो है उनके द्वारा किया गया। फिर आते हैं, उनके महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर मनु के चिंतन और मनन को संभाला। उन्होंने एक अच्छा साहित्य दिया मनु को पढ़ने के लिए, ताकि वो अच्छा सोचे, अच्छा समझे और अच्छा ही लिखे। उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। भाई ठीक है, एक लड़की है, बाहर निकल रही है, सब कुछ है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तो वो कॉन्फिडेंस शीला अग्रवाल जी ने मनु भंडारी के अंदर डेवलप किया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनाया उन्हें। उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका के रगों का खून लावा में बदल गया था। फिर आते हैं, उन्होंने मनु के व्यक्तित्व को निखार कर असाधारण बनाया। तो एक तरीके से देश के प्रति जो उनकी प्रतिक्रियाएं रही मनु की, तो उसको बूस्टअप करने का काम ज़्यादातर किसने किया,
शीला अग्रवाल जी ने किया। तो ये सारे काम शीला अग्रवाल जी द्वारा किए गए मनु भंडारी के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, जिनको आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब है चौथा क्वेश्चन, आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अब न्यूटन ने जो सिद्धांत खोजे वो उसी के हिसाब से थे। न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी तो वो सुसंस्कृत था, ठीक है, उसे संस्कृत मानव कहेंगे, सुसंस्कृत कहेंगे। लेकिन उसके खोजे गए जितने भी सिद्धांत थे, जो ग्रेविटी का सिद्धांत था, आगे जो आपके भौतिक विज्ञान के, जो पूछा गया ना, भौतिक विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कोई चीज़ खोजी नहीं है, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए वो विद्यार्थी सभ्य कहलाएंगे मगर सुसंस्कृत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी चीज़ की खोज नहीं की गई है। ठीक है, देखिए क्या है, संस्कृति पाठ के आधार पर न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था। ये चीज़ अभी हमने बताई। आज के विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं किया है। उन्होंने कोई नया आविष्कार नहीं किया है, इसलिए वो संस्कृत मानव नहीं बन सकते। अतः वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है। अब वो सुसंस्कृत क्यों नहीं है? वो सिर्फ ग्रेविटी के बारे में जानते थे, लेकिन आज ग्रेविटी के बल पर उस बेसिक सिद्धांत के तौर पे और भी कई चीज़ें खोजी जा चुकी हैं। विद्यार्थी उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। ठीक है, फिर आते इस आधार पर आज के विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते हैं पर संस्कृत नहीं। मतलब वो, आप ये मान के रखिए, न्यूटन से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं ग्रेविटी के बारे में, लेकिन तब भी वो संस्कृत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी भी एक नए सिद्धांत की खोज नहीं करी। उन्होंने न्यूटन द्वारा खोजे गए सिद्धांत पर ही कार्य किया है और उसमें और भी नई चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, लेकिन किसी चीज़ की खोज नहीं करी, इसलिए वो सभ्य कहलाएंगे, सुसंस्कृत या सभ्य मानव नहीं। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने काव्य खंड पे। ठीक है, 2 खंड थे क्षितिज में, अभी हमने किया गद्य खंड, अब हम आ गए काव्य खंड में। काव्य खंड में भी सेम वही रहेगा, काव्यांश आधारित आपके पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उन्हें करना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 4 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 3 प्रश्न हमें करने होंगे लघु उत्तरीय। ठीक, चलिए क्या है देखिए, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। 5 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के रहेंगे, 5 मार्क्स का रहेगा। क्या है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारह से देह न दागी, जो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस पूरे उसमें, कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जो कि एक योग संदेश लेकर आए हैं, श्री कृष्ण द्वारा भेजे, जिससे गोपियाँ नाराज हैं, और वो अपने प्रेम के महत्व को समझाने के लिए ये बता रही हैं कि किस तरह आपके पास कोई भी, मतलब आप श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखिए, उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भागी, यानी कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। लेकिन भाग्यशाली कहने के पीछे उनका तंज है, वो भाग्यशाली कह तो रही हैं पर इनडायरेक्टली उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। अपरस रहत स्नेह तगातक नाही मन अनुरागी, यानी कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी, तुम अपरस रहत स्नेह तगातक, यानी कि तुम उनके साथ रहकर भी तुम्हारा मन जो है उनके अनुराग से, यानी कि उनके प्यार से अछूता है, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। ठीक है, क्योंकि गोपियों के साथ क्या हुआ, वो तो श्री कृष्ण के साथ रही और उनका मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गया, लेकिन उद्धव इतने टाइम तक श्री कृष्ण के पास रहे, तब भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि तुम भाग्यशाली हो। नेक्स्ट है, किस तरीके से तुम उनसे अछूते रहे, जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी। तो वो क्या कह रहे हैं, पुरैन पात अर्थात जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहकर भी कभी भी गीला नहीं होता है। ठीक है, आप कमल के पत्ते को लीजिए, उसके ऊपर पानी डालिए, देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बूंद फिसल के निकल जाएगी।
तो वही चीज वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम से बिल्कुल भी अछूते हो। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और जिस प्रकार ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल की भरी हुई गागरी को अगर हम पानी के अंदर डुबो दें और फिर बाहर निकालें तो देखो उसके वो बिल्कुल भी तनिक भी गीली नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर तेल का प्रभाव होता है, तेल सोख चुका होता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार तेल से भरी गागरी को अगर हम पानी के अंदर डुबो दें और वो बिल्कुल गीला नहीं होता, उसी तरीके से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहकर बिल्कुल भी तुम्हारा मन उनके प्रेम से अछूता रहा। फिर कहते हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप न परागी। उद्धव से क्या कहती है, आपने तो श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम रूपी नदी में अपने पैर तक डालने की बात तो दूर, आपने उस नदी में दृष्टि तक नहीं देखी, यानी कि आपने उनके प्रेम की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखी। अब अगली पंक्ति में वो अपनी बेचारगी बताती हैं। क्या कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं हम तो बड़े ही अबला हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरीके से डूबे हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होती हैं। चींटियां ये पता है उनको कि हम गुड़ मीठा होता है, हम जाएंगे उसको खाएंगे और उसमें खाते खाते उसके चिपक के हम मर भी जाएंगे। वही स्थिति हमारी है। हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण का प्रेम हम सभी चाहते हैं, मगर उनका प्रेम हमको नहीं मिल पाएगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब भी, लेकिन तब भी हम श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। हमारी स्थिति उन चींटियों के जैसे ही है और श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये काव्यांश रखा गया। अब इस काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उद्धव पद में वक्ता और श्रोता है क्या है? ये जो उपर्युक्त पद दिया गया है इसमें वक्ता कौन है, श्रोता, वक्ता मतलब बोलना, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो वक्ता कौन है? गोपियां हैं। श्रोता कौन है? उद्धव है। ठीक है, तो चलिए देखिए, उद्धव और गोपियां, गोपियां और उद्धव, सूरदास उद्धव, गोपियां सूरदास। तो कौन है? पहला आपसे वक्ता पूछा गया है, तो वक्ता है गोपियां और श्रोता है उद्धव। ठीक है, क्रमशः ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्रमशः दिया है, तो पहले आपको वक्ता बताना है। तो वक्ता कौन है? गोपियां हैं और श्रोता उद्धव है। नेक्स्ट है, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहे न दागी। पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ठीक है, इस पंक्ति के आधार पर आपको स्थिति बतानी है। पहला है उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर, दूसरा है उद्धव के सौभाग्यशाली होने की ओर, कृष्ण के प्रेम से प्रभावित होने की ओर, या कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने के। तो सबसे पहले तो उन्होंने बड़भागी कहा है, ठीक है, और दूसरा वो श्री कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित रहे इस ओर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शन आ रहा है वो है पहला और चौथा, कि उनको तो पहली बात बताया गया है कि वो उनके प्रेम से बड़भागी कहा है, तो बड़भागी में इनडायरेक्टली उन्होंने किस बात की तरफ, उनके दुर्भाग्यशाली होने की तरफ क्या। वैसे तो बड़भागी का मतलब होता है सौभाग्यशाली, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कह रही हैं, मैंने क्या बताया था कि वो दुर्भाग्यशाली हैं। तो पहला हुआ दुर्भाग्यशाली, दूसरा कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होना, तो यानी कि चौथा, पहला और चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर गा का। कथन और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, अब कथन पढ़ना है फिर कारण देखना है। कथन क्या है? गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है। ठीक है, कथन हो गया। कारण है कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अब एक्चुअली क्या है, उन्हें व्यंग कर रही है भाग्यशाली, लेकिन वो कह रही है भाग्यहीन। ठीक है ना, व्यंग का मतलब होता है कि हम अपोजिट चीज बात को कहें। तो यहाँ पर हमें जो कथन है उसको कारणार्थ सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो व्यंग किया गया है उसका तात्पर्य ये है कि वो उनके साथ रहे लेकिन तब भी उनके प्यार को, श्री कृष्ण के प्यार को समझ नहीं पाए। तो ये एकदम सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं घा। गुड़ चाटी जो पागी, पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है? गुड़ चाटी जो पागी पंक्ति, तो गुड़ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है
श्री कृष्ण का प्रतीक है, और जबकि चींटियां जो हैं जो यहाँ पर गोपियों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुई हैं। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। पहला, गुर यानी कि गुड़, गुर यानी गुड़, और चीटी यानी चटी यानी सूरदास का। नहीं, गलत है। गुड़ जो है उद्धव का, नहीं, गुड़ तो नहीं है। गुड़ श्री कृष्ण का और चीटी उद्धव का, बिल्कुल भी नहीं। गुर यानी कि गुड़ श्री कृष्ण का, और चाटी यानी कि चींटी जो है वो गोपियों का, तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? किससे कर रही हैं वो? सही विकल्प का चयन कीजिए। उन्होंने उनके व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की, एक तो कमल के पत्ते से और दूसरा तेल से भरी गागर से। दो से किया था ना। ऑप्शन देखते हैं। जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, गुड़ में चिपकी रहने वाली चींटी से, या कृष्ण की प्रीति नदी में पांव डुबोने से। तो इन्होंने किससे किया है? जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से और जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से। दो से किया है, तो पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर पहला दूसरा यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, जहां पर कथन ए और दो सही है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 10 पे। तो हमारे पास पूरे 15 प्रश्न थे, तो 15 प्रश्न में हम किस पे आ गए? अब 10वें प्रश्न पे। और 10वां प्रश्न हमारे पास में किस चीज के लिए दिया गया है? वो दिया गया है काव्य खंड के प्रश्नों, वर्णात्मक प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कविताओं के आधार पर, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पर दिए गए हैं जो हमारी कविताएं हैं। कहाँ से कविताएं हैं? हमारी सूरदास जी के पद से। ठीक है, उन कविताओं में से आपके किसी भी पार्ट में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे। हमें सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा 25 से 30 शब्दों के बीच में। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे हमें 2 मार्क्स। अगर हम 3 प्रश्न करेंगे तो हमें मिलेंगे 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये देखिए 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन। शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आलोक में लिखिए। देखिए, यहाँ शक्ति साहस के साथ विनम्रता हो, शक्ति हो, साहस हो और साथ में विनम्रता हो। ये बात अगर हम परशुराम जी के साथ करें तो उनके पास शक्ति और साहस दोनों है, विनम्रता नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है सब, और लक्ष्मण जी के पास भी नहीं है, लेकिन राम जी के पास है। उनके पास शक्ति भी है, साहस भी है और विनम्रता भी है। तभी तो वो कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। शक्ति साहस है, लेकिन उसके बावजूद भी वो परशुराम के क्रोध के आगे अपने आप को उनका दास ही बताते हैं ना। तो विनम्रता उनके अंदर साफ दिखाई पड़ती है। तो देखिए क्या है, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। पॉइंट्स क्या देंगे? विनम्रता के अभाव में शक्ति और साहस अनियंत्रित हो सकते हैं, जिनका परिणाम विनाशकारी होता है। अब यही आप परशुराम जी के स्वभाव में आप देखोगे, उनका स्वभाव क्रोधी था, तो उन्होंने इसका विनाशकारी परिणाम भी किया कि पूरी धरती को उन्होंने राजाओं के विहीन कर दिया था, है ना। तो शक्ति और साहस के साथ को जो है विनम्रता है वो नियंत्रित रखती है। विनम्रता का ना होना अहंकार को जन्म दे देता है। हम ही सर्वोपरि हैं, हम अपने, अब जब हमारे पास शक्ति है, साहस है, तो हम आगे, हमारे आगे कोई है, हम ये चीज की इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। जैसे परशुराम और लक्ष्मण में विनम्रता का अभाव था, इसीलिए उन्हें सभा के विरोध का सामना करना पड़ा था। जबकि राम में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी थी, इसीलिए सभा ने उनका सम्मान किया। तो आपके पास चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितनी बुद्धि हो, चाहे जितना साहस हो, लेकिन विनम्रता को हमेशा सर्वोपरि रखिए, क्योंकि वो हमेशा आपकी शक्ति और साहस को कंट्रोल में रखती है, नहीं तो ये अनियंत्रित हो सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता है। वो नहीं बताना चाहता, अपनी दुर्बलताओं को नहीं बताना चाहता, अपने उन क्षणों को नहीं बताना चाहता जो उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ व्यतीत किया, उन लोगों के बारे में नहीं बताना चाहता जिन्होंने उनको छला है।
ठीक है, उनके जीवन में जो है एक खालीपन है, वो उन सारी चीज़ों को नहीं बताना चाहता है। तो देखिए कैसे है, कवि अपनी आत्मकथा में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता। वह अपनी सरलता जो उसके दुखों का कारण रही उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, यानी कि वो बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के रहे, जिसके कारण लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा दुख दिए, ये उनको बयान नहीं करना चाहते। वह अपने जीवन में की गई ना तो भूलों को दिखाना चाहता है, ना दूसरों के छल कपट को दिखाना चाहता है। जो उनसे भूल हुई या दूसरों ने उनके साथ छल किया उसको नहीं दिखाना चाहता। वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए सुखमय पलों को सबसे नहीं कहना चाहता। वो पल जो उसके जीवन के पाथेय हैं वो किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहता है। वह अपने जीवन के दुर्बल पक्षों का भी उल्लेख नहीं करना चाहता। तो इसमें से कोई भी दो पक्ष जो हैं आप 2 पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स आपसे इसलिए कहे जा रहे हैं, आपको सारे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स इसलिए कहे जाते हैं ताकि आप विद इन लिमिट्स रहें, यानी कि 25 to 30 वर्ड्स की जो आपकी लिमिट है आप उसके अंदर रहो, क्योंकि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने चलोगे तो फिर क्या होगा, आप बियॉन्ड द लिमिट चले जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी, इतर और अन्य क्यों कहा है, ये दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए। अब क्या, अब हमारे जो कवि हैं नागार्जुन जी वो हमेशा अपने घर से अलग रहते हैं, मतलब उनका जीवन जो है वो क्या है, घुमक्कड़ है सॉरी, हमेशा घर से बाहर रहते हैं। तो जब उनके बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद वो बाहर चले गए और काफ़ी समय बाद वो अपने बच्चे से मिले, ठीक है। तो इस वजह से उनके बच्चे से वो अपरिचित हैं, उनका खुद का बच्चा उनको नहीं पहचानता। अब बच्चा क्या होता है, वो जिससे मिलेगा बात करेगा, उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है ना, छोटा सा तो बच्चा है, तो वो जिससे बराबर मिलता रहता है उसको अपनी मेमोरी में ग्रैब कर लेता है। लेकिन अगर वो मिला ही नहीं है तो उसके, अगर वो व्यक्ति उससे आके मिलेगा तो क्या होगा, वो उसके लिए अनजान होगा, चाहे उसका पिता ही क्यों ना हो। तो यही चीज़ कवि के साथ हुई, इसीलिए वो जब उनका बच्चा उन्हें पहचान नहीं रहा तो वो वही कह रहे हैं कि मैं कोई इतर अर्थात अन्य हूँ और प्रवासी हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इतर इसलिए हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि मैं हमेशा घर के बाहर ही रहता हूँ। कवि नागार्जुन अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। दूसरा, अधिकांश समय अपने घर से दूर रहे जिस कारण वे अपने शिशु के लिए अपरिचित थे। उनका बच्चा उनको अनजान समझ रहा था, जानता ही नहीं था। कवि एक अतिथि की तरह बहुत दिनों पश्चात लौटे थे। अब जैसे एक हम लोग के यहाँ भी कोई गेस्ट होता है, मान लो इस साल आया तो वो अगले साल आएगा या 2 साल बाद आएगा, ऐसे ही होता है ना। तो अतिथि क्या होते हैं, अभी आए चले गए फिर बाद में आएंगे, तो वो अतिथि की तरह ही हैं। फिर अपनी इसी स्थिति के कारण वह स्वयं को अन्य इतर अतिथि कह रहे हैं। ये उनके अंतर्मन की पीड़ा और व्यथा को प्रदर्शित करता है कि भाई अंतर्मन की दर्द को क्यों व्यतीत करना, कि भाई एक तो पहला दर्द ये कि उनका अपना बच्चा उन्हें पहचानता नहीं, पहला दर्द तो ये, और दूसरा वो इतनी प्यारी मुस्कान, इतने प्यारे बच्चे से वो इतनी टाइम तक दूर रहे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए दर्द या तकलीफ बयां कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संगीतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। मतलब आज के समय में संगीतकार जैसे व्यक्ति का क्या उद्देश्य, मतलब क्या अहमियत है, आपको ये बतानी है। देखिए, हम सभी के जीवन में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, हमेशा संगीतकार जैसे व्यक्ति खुद अंधेरे में रहकर हमें बैकहैंड से सपोर्ट करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुद वो पब्लिसिटी नहीं चाहते, कुछ नेम फेम नहीं चाहते, लेकिन वो हमारी बैकबोन की तरह हमारे साथ रहते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपके टीचर्स जो हैं आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप आ जाइए कि कोई ऑफिस बड़ा अच्छा चमचमाता है, अच्छा लग रहा है, वो ऑफिस अच्छा है, तो वहाँ के सफाई कर्मचारी जो हैं, वहाँ का जो ग्राउंड स्टाफ है वो काफ़ी हद तक उसमें हेल्प कर रहा है ना, वही तो कर रहे हैं, तभी तो इतनी वाहवाही हो रही है उस ऑफिस की, कि नहीं, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ बतानी है। तो देखिए, संगीतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है और रहेगी, हमेशा रहेगी। संगीतकार की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है।
ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं, हेल्प का काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में स्वयं को पीछे रखकर अपनी मनुष्यता का परिचय देते हैं। अब मान लीजिए कि भाई ये शाहरुख खान हैं, सलमान खान है, आमिर खान जैसे ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं या जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, तो ये क्या सिर्फ अपने आप ही फेमस हो गए? भाई उन्हें अच्छी क्या कहते हैं स्टोरी मिली, ठीक है, उसे अच्छा निर्देशन मिला, अच्छे निर्माता मिले, फिर आपका जो स्पोर्ट्स बॉयज़ होते हैं वो अच्छा मिला, अच्छी टीम मिली, तभी तो जाके एक अच्छी फिल्म बनी जहाँ पर आपको एज अ हीरो दिया गया। आपके गाने इतने फेमस होते हैं तो उन गानों को लिखने वाला कोई और है, गाने वाला कोई और है, ठीक है कि नहीं है? तो इस वजह से आप फेमस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको इतना फेमस बनाने के लिए पीछे से ऐसे बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं खुद गुमनाम रहते हैं, लेकिन आप इतने फेमस हो जाते हैं। इसी उपयोगिता सुदृढ़ नींव जैसी होती है। अब जैसे हम ही लोग हैं, हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो बैकहैंड टीम होती है वो भी बहुत हेल्प कर रही है। इस समय कैमरामैन है, एडिटर हैं, आपको सारी चीज़ें जो हैं उनके हेल्प से मेरा फेस आपके सामने है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सहायक होते हैं जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में रहकर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हर एक फील्ड में ऐसे सहायक होते हैं। हम फील्ड की बात ही नहीं करेंगे, आपके घर में ऐसे सहायक हैं, आपके माता पिताजी, दादा दादी, नाना नानी, जो आपको आगे बढ़ाकर एक फेमस इंसान बनाना, एक अच्छे इंसान बनाने के लिए जो है एक सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। आपके बहुत सारे कामों में आपकी हेल्प करते हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम आगे प्रश्न संख्या 11। तो हमारी अब एक पुस्तक बची है। अभी तक हमने अपठित गद्यांश कर लिया, गद्यांश पद्यांश कर लिया, उसके बाद व्याकरण कर लिया, अब हम पुस्तक करें। तो पुस्तक एक हमारी फिनिश हुई, वो थी क्षितिज। अब हम आ गए अपनी दूसरी पूरक पुस्तिका कृतिका की तरफ। कृतिका में जहाँ पर हमारे पास मात्र 3 अध्याय हैं, उन 3 अध्यायों में से हमारे सामने प्रश्न रखे गए हैं। क्या है देखिए, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों का आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग उत्तर देने हैं 50 से 60 शब्दों में। तो अब ये मानकर चलिए कि आपके पास आ रहे हैं 3 प्रश्न, 3 में से सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, वो भी आपको वर्ड लिमिट है 50 to 60 वर्ड, यानी कि एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आप एक क्वेश्चन करोगे जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, ठीक है। तो जो अब 2 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स, ठीक है। देखते हैं, पहला है, माता का अंचल नामक पाठ से लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उन्होंने तत्कालीन यानी कि उस समय का, हम तत्कालीन मतलब होता है जिस समय कहानी लिखी गई या घटी है उस समय के समाज का वर्णन है। तो वही थी का पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया, परिवार का जो एक ढांचा होता है उसका जो चित्रण किया है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए वहां की जीवन शैली का उल्लेख किया है। क्या है? शांत, प्राकृतिक व आत्मीयता से परिपूर्ण वातावरण है, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली है, पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता है, सामूहिकता है, प्रकृति से निकटता है, शारीरिक खेलों की प्रधानता है, खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन है। तो इतने सारे पॉइंट्स में आपको 4 पॉइंट्स पर ही देना है, क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए आप ये बोलोगे प्रकृति के साथ निकटता है, तो प्रकृति के साथ निकटता किस तरीके से है कि वो खेतों में खेलते हैं, पेड़ों की डाली का झूला बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। शारीरिक खेल हैं, शारीरिक खेल कैसे हैं? खेलना, कूदना, दौड़ा, ये सारी चीज़ें बताई। पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता है, क्योंकि भोलानाथ का और उनके पिता के बीच पारिवारिक घनिष्ठता है, चाहे माता का थोड़ी देर के लिए भाव बताया गया लेकिन भावनात्मक रिश्ता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको कोई भी 4 पॉइंट्स देने हैं, उन पे आप बताओगे तो आप 50 to 60 वर्ड्स के अंदर अंदर अपना ये पूरा एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए? साना साना हाथ जोड़ी ई यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखे। ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे लेखिका बढ़ रही थी वैसे हरियाली कम होती जा रही थी, ठीक है। पर्वत ऊंचे और ऊंचे होते चले जा रहे थे, निर्जनता आ रही थी, लोग दिखना कम हो गए थे,
बहुत सारी चीजें हुई थी ना, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। देखिए क्या है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखिका ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी त्यों त्यों बाजार, लोग और बस्तियां कम होते जा रहे थे। क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी लोगों, क्योंकि ऊंचाई पर वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो लोग इतनी ऊंचाई पर कम रहते हैं, तो इसलिए कम दिखती हैं ये सारी चीजें। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर और नेपाली ओझल होते जा रहे थे। यानी कि सामान पहुंचाने के लिए अब जैसे जैसे बस्तियां कम होंगी तो लोग भी दिखने कम हो जाएंगे। फिर आते हैं, घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह लग रहे थे। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ेंगे वैसे वैसे घाटियां डीप होती जाएंगी। अब उन पे बड़े जैसे जैसे घर हैं, पहले यहाँ पास रहेंगे तो इतने बड़े रहेंगे, नीचे जाएंगे ऐसे 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 होते होते छोटे से हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वो ऊंचे बढ़ रही थी वो घर ताश के पत्ते की तरह छोटे, यानी कि वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। फिर है, हिमालय अब अपने विराट रूप और वैभव के साथ दिखने लगा था। यानी कि पर्वत अब ऊंचे और ऊंचे दिखते जा रहे थे। रास्ते सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। क्योंकि जब तक जहां तक लोग जाते रहते हैं वहां तक रास्ते चौड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, रास्ते सकरे हो जाते हैं। जहां भाई आना जाना नहीं होगा ज्यादा, तो वहां क्या होता है कि भाई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। तो इसी तरह रास्ते क्या हैं, पतले हो रहे थे। जाने के लिए रास्ते ज़्यादा डेवलप नहीं थे, इसलिए बहुत घुमावदार थे। बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिख जाते थे। अब चूंकि वहाँ पर प्रकृति अपने चरम पर होती है, जब भाई पॉपुलेशन वहाँ नहीं होगी तो पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो प्रकृति अपने रंग में रहती है। तो फूल वगैरह दिखना, इसके अलावा क्या था, पहाड़ जो ऊंचे थे वो बर्फ से ढके आ रहे थे। हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि जितना आप एक्सट्रीम जाओगे वहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ठंडा होता जाएगा और हरियाली उतनी आपको नहीं दिखाई देगी। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इनमें मेंशन करना। तो ये आपको 4 बिंदु, कोई भी 4 बिंदु ले लो, उसे एक्सप्लेन करो, तो 50 से 60 शब्दों के अंदर आप आ जाओगे। नेक्स्ट आते हैं, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर लिखिए। अब हिरोशिमा में जो बम विस्फोट हुआ था वो हुआ था अमेरिका द्वारा जापान पे। इस विस्फोट के होते ही क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। जब उन्होंने इतनी ज़्यादा लोगों की जन मान धन सबकी हानि देखी, तो लेखक को एक याद आया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें सैनिक क्या किया करते थे, बम को गिरा दिया करते थे। सिर्फ उनको कुछ मछलियाँ खानी होती थी, तो अब मछलियाँ पकड़ने के उससे क्या करते थे, वो ऊपर जहाज से कुछ बम दगा दिया करते थे। तो उससे क्या है, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ मर जाती थी, जिसमें वो कुछ चुनते थे और कुछ खा लेते थे, और बाकी सब वेस्टेज हो जाता था, जिसे वो लोग कोलैटरल डैमेज कहते थे। तो इस तरीके से उन्हें वो वाली घटना याद आई थी कि मतलब आपको खानी मुश्किल से 5, 10, 15 कितनी मछलियाँ आप लोग खा लोगे, और वहाँ हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर जाती थी बम विस्फोट की वजह से। तो उन्हें वो वाली घटना याद आई थी। देखिए क्या है, हिरोशिमा में अणु विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों के असमय असंख्य लोगों के काल कलवित कर दिया था। लेखक को उस विस्फोट का दुख भोगते लोगों को देखा। यह देखकर भारत के पूर्वी सीमा की घटना याद आई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या था, अमेरिका को युद्ध जीतना था, तो उसने इस तरीके से अणु बम किया। जीतने के लिए उसने पूरी की पूरी शहर को तबाह कर दिया, और आज इतने सालों बाद भी उसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर देखा जा सकता है। तो ये एक गलत कृत्य था, साइंस का गलत उपयोग था, ये चीज़ उन्होंने बताने की कि भाई आप जहाँ पर मुश्किल से 15-20 मछलियाँ, या हम कह रहे हैं 100-150 मछलियाँ, आपको मैक्सिमम कितनी 500-600 मछलियाँ चाहिए, उसके लिए हजारों मछलियों का मार देना, तो ये तो अच्छा सही नहीं है ना। चलिए, अब हमारा खंड गा खत्म हो गया। तो अभी तक आपने क्या देखा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन पेपर आप लोग को एक वो समझा रही हूं, तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझाती चलूं। जहां पर हमने खंड, सबसे पहले हमने देखा खंड का, तो खंड का में हमने किया 7 + 7 कितना 14 मार्क्स के क्वेश्चन हमने वहां पर किए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए खंड खा में। खंड खा में हमने क्या किया, व्याकरण किया,
ठीक है। खंड का हमारा क्या था, आपका अपठित बोध, ठीक। फिर उसके बाद खंड खा आए जो कि हमारा व्याकरण था, जिसमें हमने 4 + 4 + 4 + 4 = 16 का हमने क्या किया, व्याकरण किया। ये काम किया हमने अभी तक, ठीक है। उसके बाद हमने खंड गा किया। खंड गा हमने किया अपनी दोनों पुस्तकों क्षितिज और कृतिका के आधार पे, जिसमें हमने सबसे पहले 5 मार्क्स का अपठित गद्यांश किया। फिर उसके बाद हमने कितना, 6 मार्क्स का वहाँ पर क्वेश्चन आंसर वर्णनात्मक किए। फिर उसके 5 मार्क्स का हमने अपठित काव्यांश किया, 6 मार्क्स का हमने वर्णनात्मक प्रश्न किए। फिर उसके बाद 8 मार्क्स का हमने क्या किया, आपका 8 मार्क्स का हमने अपनी पूरक पुस्तिका के क्वेश्चन किए। तो ये हो गया 11, आपका 6 और 5 6 11 11 22 22 और 8 आपका हो गया 30। 30 मार्क्स का हमने क्या किया, अपनी दोनों पुस्तकें करी, ठीक है, क्षितिज और कृतिका। अब हम करने जा रहे हैं खंड घा। क्या करेंगे हम, खंड घा। तो अब इसमें कितने मार्क्स बचे, देखिए 14 और 16 कितने हुए आपके, यहाँ पर ये हो गए आपके 30 मार्क्स ये और 30 ये, 60 मार्क्स हो गए, 60 मार्क्स हो गए, टोटल 80। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं 20 मार्क्स। कितने, 20 मार्क्स हमारा टोटल किस में जाएगा, लेखन में जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो समझ में आ गया आपको वेटेज सारी चीजों का कि कितने कितने मार्क्स के क्या क्या चीजें रहेंगी, आपको मैंने ये वर्बली बता दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लेखन की तरफ। लेखन में क्या होगा अब आपके सामने कि यहाँ पर आपके सामने हर क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना, हर चीज में ऑप्शंस रहेंगे और आपको किस चीज के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं मैं आपको ये समझाने वाली, ठीक है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित 3 विषयों में से किन्हीं एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 20 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास अब जो आप ये करोगे, एक ही अनुच्छेद करना है। 3 ऑप्शंस दिए गए, कितने, 3 ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक करना है। उसके लिए आपको मिलने वाले हैं 6 मार्क्स। कितने मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए पहला हमारे पास में ऑप्शन जो दिया गया है सैंपल पेपर में वो है जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, क्योंकि हमें क्या है, जल बचाना है तभी पृथ्वी बचेगी। अब इसमें 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं, जल के बिना जीवन असंभव, जल संरक्षण का महत्व और जल संरक्षण के उपाय। तो अब आपको करना क्या है, पहले जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको करना है 120 मार्क्स का। तो जितने मैंने आपको अनुच्छेद करते समय आपको चीज़ें एकदम पूरी तरीके से क्लियर करी थी कि जितना भी आपके पास में है, ठीक है, तो जितने भी आपके पास में संकेत बिंदु आ रहे हैं और जितना आपको वर्ड लिमिट लिखना है उसे इक्वली बांट दो। यानी कि अब मान लो ऐसे है, अब इक्वली है 120 है, 3 पार्ट में इसको बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स का एक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें करो 10 बचा लो या 20 बचा लो, 100 को आप डिवाइड कर दो, 30 30 60 और 30 90, तो 30 वर्ड आप सब में कर दो, बचेंगे आपके पास कितने, 30 बच जाएंगे, 30 वर्ड बच जाएंगे। तो लिखते समय अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे भी हो जाते हो तो वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। अब इनके लिए पहले आप तीनों ऑप्शंस देख लो किसमें आपको कितने मार्क्स मिलने हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है जंक फूड और युवा पीढ़ी, ठीक है, क्या है, जंक फूड और युवा पीढ़ी। इसमें क्या है, जंक फूड क्या है, जंक फूड का बढ़ता चलन और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, ये 3 संकेत बिंदु इसमें दिए हैं। तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र के नियमित पठन का महत्व, ठीक है, अगर आप डेली न्यूज़ पेपर पढ़ते हो तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला ज्ञान का भंडार है, दूसरा पढ़ने की आदत का विकास है और जागरूकता है। ये 3 चीज़ों पर आपको संकेत बिंदु पर लिखना है। तो ये 3 ऑप्शन में से आप कोई भी अगर लिखते हो तो उसको आपको मिलेंगे कैसे। सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में भूमिका लिखना शुरू करोगे, क्योंकि 3 अनुच्छेद बिंदु से पहले आप, जैसे मान लीजिए सपोज
जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का जो महत्व है, उसमें आप उसमें स्टार्टिंग की जो 2 लाइन भूमिका लिखोगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद अंदर जितना भी आप लिखोगे बीच में उसके लिए 3 नंबर मिलेगा। फिर निष्कर्ष यानी कि एंड जब पहुंचोगे और उसमें अपनी ओपिनियन रखोगे कि हम क्या करते हैं, हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या हमें कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा हमें डेली न्यूज़पेपर में देना चाहिए, सुबह नहीं पढ़ पाते हो तो दोपहर में पढ़ना चाहिए, जो भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। फिर आते हैं भाषा की शुद्धता। मैं हमेशा बोलती हूं कि हमारी बोलने की भाषा और लिखने की भाषा में बहुत फर्क होता है। माना कि हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी ही लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे शब्दों का चयन दोनों जगह अलग अलग रहता है, तो उसकी शुद्धता पर 1 अंक मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद लेखन पे आप कोई भी ऑप्शन करोगे, ये आपको 6 अंक इस तरीके से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या आ रहा है, पत्र आ रहे हैं। अब पत्र में क्या है, सबसे पहले देखिए पत्र आप जो भी करेंगे, पहली बात तो आपके पास 2 दिए गए हैं, 2 पत्र हैं का और ख में। इन दोनों में से आपको सिर्फ 1 करना है, क्योंकि बीच में आप देख रहे हो अथवा लगा है। ठीक है, इन दोनों में से जब आप 1 करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, 1 करने के लिए आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया। आप अनुपमा या अनुपम है। अब आप कोई भी हो, अगर आपका नाम धीरज हो, सुमेश हो, विनीता हो, वैशाली हो, अनामिका हो, कोई भी आपका नाम हो, लेकिन अब आपको अपना नाम हटा देना है। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम अनुपमा है, और अगर लड़के हैं तो आपका नाम अनुपम है। ठीक है, आपके क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई हैं, यानी कि आपका जो घर है वो मेन रोड से थोड़ा अंदर पड़ता है, तो अब जो कनेक्टिंग रोड है आपकी, उसमें से जो लाइट्स जल रही होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो खराब हो गई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, विभाग का नाम दे दिया, आपकी समस्या का नाम दे दिया, आपका नाम दे दिया, बस आपके क्षेत्र का नाम नहीं दिया, जिसे आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस पर आपको पत्र लिखना है। ये पत्र करिए या दूसरा पत्र आ जाइए, क्या दिया है, आप अनुपमा या अनुपम है। अब आपका दोनों में से वही नाम है। ठीक है, लड़की है तो अनुपमा और लड़के हैं तो अनुपम। आपने विद्यालय की भाषा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपने दादाजी को विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी देते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अब ये एक अनौपचारिक पत्र है, ऊपर वाला औपचारिक पत्र था, ये वाला अनौपचारिक पत्र है। आपने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आपको दादाजी को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जहां रह रहे हो आप अपना एड्रेस वहां का दोगे। उसके बाद आप क्या डेट डालोगे, डेट डालने के बाद क्या कहते हैं, आदरणीय दादाजी सादर चरण स्पर्श के साथ आप शुरू करोगे। वहां से शुरू करने के बाद में आप उनकी शुभकामना का मतलब आपकी सेहत अच्छी है, आप ये कामना करते हुए आप अच्छे हो, ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें भाषण प्रतियोगिता हुई थी, तो मैंने उसमें भाग लिया, मैंने जो भाषण पढ़ा उसका जो टॉपिक था ये हुआ। भाषण की शुरुआत करने से पहले आपको डर लग रहा था इतने सारे लोगों के सामने, तो फिर जो मैटर है आप वो सारा लिखते हुए चले जाओ, एंड कर दो। फिर घर के जितने सारे लोग हैं उन सभी को चरण स्पर्श प्यार देते हुए ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों में से आप जो कोई भी लोगे वो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और 100 वर्ड्स के अंदर रहना चाहिए। अब इसके लिए आप जो किसी भी विषय पर आप कर रहे हो पत्र, उसके लिए आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, मतलब एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलने वाले। देखिए, सबसे पहला प्रारूप यानी कि प्रारंभ और अंत की औपचारिकताएं, जो उसका फॉर्मेट है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एड्रेस लिखोगे, एड्रेस के बाद डेट लिखोगे, डेट लिखने के बाद आदरणीय दादाजी सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। तो ये जो औपचारिकताएं होती हैं, फिर अंत में जब घर के सभी लोगों को आप चरण स्पर्श नमस्कार और प्रेम देते हुए आपका क्या कहते हैं आज्ञाकारी पोता या आपका प्रिय पोता या पोती कहकर जब आप उसको एंड करोगे, तो उस औपचारिकता यानी कि उसका फॉर्मेट ठीक है, आप जो चीज़ें लिख रहे हो वो सही है,
उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। फिर अंदर जो आप मैटर लिख रहे हो, जहाँ पर हमने बताया कि आप उनकी हेल्थ की अच्छी कामना करोगे, अपने हेल्थ के बारे में आप बताओगे, फिर जो स्कूल में वार्षिक उत्सव था, जो सारी चीज़ें अंदर विषय वस्तु में लिखोगे, उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। फिर आ जाइए भाषा की शुद्धता के लिए, यानी कि भाषा के लिए जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं वो आपकी पत्राचार माध्यम की होनी चाहिए। हमने हमेशा बोला कि हमारे बोल चालने की जो हिंदी होती है और जो लिखने की हिंदी होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो उसी फ़र्क को समझाना, आप समझना है और प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे सीरीज़ शुरू करी हैं जो आपको शब्दों के चयन में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, जिसमें मैंने आपके लिए एक सीरीज़ मेरी चल रही है मुहावरों का पिटारा और दूसरा है पर्यायवाची का ज्ञान। तो उसके ज़रिए आप शब्दों का चयन कर सकते हैं इनमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा लिखिए और शब्दों का सही तरीके से चयन करिए, तो उसके लिए आपको मिलेगा 1 अंक। तो ये तो रहा हमारा प्रश्न संख्या 13। अब आ गए प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिए हैं, 2 में से सिर्फ आपको 1 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, आप मेधावी या माधव हैं। अब आपका नाम क्या हो गया, आप या तो मेधावी हैं या माधव हैं। आपने पत्रकारिता में अपना अध्ययन पूरा किया है, यानी कि मास कम्युनिकेशन में। किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है, यानी कि एक जो है न्यूज़ एजेंसी है जहां पर एक जर्नलिस्ट का जो वैकेंसी निकली हुई है। आप उक्त पद की योग्यता यानी पत्रकारिता में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन आपने किया हुआ है, को धारण करते हैं। उक्त रिक्त पद हेतु समाचार पत्र में प्रमुख को आवेदन देने के लिए लगभग 80 शब्दों में एक स्ववृत्त तैयार करना है। अब इसमें जो है आपको जो स्ववृत्त तैयार करना है, सिर्फ स्ववृत्त करना है, आवेदन पत्र नहीं लिखना है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो स्ववृत्त में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया, सबसे पहले आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये आपका वर्तमान पता, स्थायी पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका दूरभाष नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो मैंने एक फॉर्मेट बताई हैं। फिर उसके बाद आपकी शैक्षिक योग्यता आती है, जिसे आपको एक क्या कहते हैं उसमें लिखनी है, टेबल पर बनाकर लिखनी है, जहाँ पर 10वीं आएगी, 12वीं आएगी। उसके बाद उसके तुरंत बाद, चूँकि आप स्नातक कर रहे हो तो इंटरमीडिएट के बाद आपका जो ग्रेजुएशन रहेगा वो आप करोगे मास कम्युनिकेशन में, ठीक है, पत्रकारिता में, उसमें आपका विषय पत्रकारिता रहेगा। वो सारी चीज़ें करके शैक्षिक योग्यता करोगे। शैक्षिक योग्यता करने के बाद अन्यतर आपकी गतिविधियां रहेंगी, आपकी हॉबीज़ रहेंगी, ये सारी आपकी उपलब्धियां रहेंगी। सब करने के बाद आप यहाँ पर, चूँकि इससे पहले आप कोई आपका अनुभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप स्नातक के तुरंत बाद यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये करने के लिए आपको इसका पूरा करना पड़ेगा। ये करो या फिर नेक्स्ट ये करो, आप मेधावी या माधव हो, एटीएम कार्ड ना मिलने की सूचना देते हुए संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। अब आपका जो है एटीएम कार्ड आपको नहीं मिला है, जिसके लिए आपको बैंक को एक ईमेल करना है, तो उसका पूरा फॉर्मेट आपको लिखना है, जहां पर आप प्रेषक, प्रेषिती यानी कि फ्रॉम और टू लिखने के बाद में बीसीसी, सीसी डालेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट डालेंगे और सीधे आप पत्र लिखना शुरू कर देंगे। वो जो फॉर्मेट मैंने आपको पूरा बताया है वो आप लिखेंगे। अब इन दोनों में से जो भी आप कर रहे हैं, या तो स्ववृत्त कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये 5 मार्क्स आपको मिलने कैसे वाले हैं, देखिए स्ववृत्त में जो आपको मिलेगा, सबसे पहले देखिए प्रारूप के लिए 1 अंक, यानी कि जो उसका फॉर्मेट रहेगा, मैंने आपको जो फॉर्मेट समझाया है उसी फॉर्मेट पे आप काम करोगे, उसके लिए आपको 1 अंक है। विषय वस्तु यानी कि अंदर आप जितना सब कुछ लिख रहे हो उसके लिए 3 नंबर मिल रहा है। भाषा की शुद्धता यानी कि जिस तरह की भाषा आप बढ़िया अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो रही है, उसके लिए 1 नंबर मिल रहा है। फिर आप आ जाइए ईमेल के लिए। ईमेल में भी आपको प्रारूप के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 3 और भाषा शुद्धता के लिए 1 मिल रहा है। तो मेन देखिए क्या है, जो आपके जितने भी लेखन कार्य होते हैं, प्रारूप मस्ट होता है। जब आप प्रारूप लिखोगे तो आप अंदर विषय वस्तु ऑटोमेटिकली चीज़ें लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि अंदर क्या लिखना है। आपको इतनी प्रैक्टिस में करा रही हूँ ऑलरेडी कि आपको पता है कि करना क्या है, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम आ गए अपने लास्ट यानी कि 15 क्वेश्चन पे, ठीक है। 15 क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से 1 करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है,
प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार करना है। ठीक है, अब आपको विज्ञापन पता है कि बढ़िया सा एक बॉक्स बनाइए, प्रदूषण है तो उसकी एक पिक्चर बना दीजिए, पर्यावरण विभाग की तरफ से दिया गया है, कोई अच्छी सी टैगलाइन बनाइए, पर्यावरण से क्या क्या नुकसान होते हैं नीचे जिनकी तरफ से जारी है वो आप लिखकर ख़त्म कर दीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ 40 शब्द लिखने हैं, ज़्यादा नहीं है कि पूरा आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये करिए या नेक्स्ट आ जाइए। आपके कक्षा अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें बधाई देते हुए 40 शब्दों में संदेश लिखिए। अब आपको क्या करना है, संदेश लिखना है। संदेश लिखने में मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले आपको ब्लॉग बनाना है। ठीक है, कौन सा संदेश है, आप चूंकि अब यहाँ पर आप क्या लिखना जा रहे हैं, बधाई संदेश दीजिए। फिर उसके बाद पूरा फॉर्मेट, डेट वगैरह देते हुए आप पूरा संदेश उनको लिखिए, नीचे अपना नाम लिखिए और एंड करिए पूरे फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तो दोनों में से आप जो भी कोई एक कर रहे हैं उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन 4 मार्क्स में मिलेंगे किस तरीके से, सबसे पहले हमारे विज्ञापन के लिए, तो विज्ञापन में जो आप रचनात्मक प्रस्तुति कर रहे हैं उसके लिए 1 अंक। रचनात्मकता का मतलब क्या है, आपको विज्ञापन बनाना है तो विज्ञापन का मेन पॉइंट क्या होता है, कितना आकर्षक है। जितना आकर्षक होगा व्यक्ति उतनी जल्दी आकर्षित होता है और उस प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देता है, यही चीज़ होती है ना। तो यहाँ पर आपको वो विज्ञापन उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मतलब जैसे ही आपका एग्जामिनर कॉपी को खोले, आपका विज्ञापन देख के वो तुरंत प्रभावित हो, ये चीज़ें। तो अब आपको कलर्स इस्तेमाल नहीं करने, आपके पास पेंसिल है और आपके पास आपका ब्लू पेन है, ये 2 चीज़ें हैं, इसी के मेल से आपको आपका विज्ञापन बनाना है। हाँ, पेंसिल में वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे हमने बताया पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं, आप मोटा मोटा लिख सकते हैं, 3D अगर आप लिख सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप क्रिएटिव पेंसिल्स के ज़रिए ही आप उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हो, वो उसके लिए 1 अंक मिलेगा। अंदर आप जितना भी मटेरियल लिख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि पर्यावरण विभाग की तरफ से जो है जागरूक करने वाला एक विज्ञापन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ें पॉइंट्स आप लिख रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, लोग पर्यावरण की तरफ जागरूक हों, प्रदूषण ना फैलाएं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, भाषा की शुद्धता पर 1 अंक। फिर आ जाते हैं संदेश लेखन, उसमें भी रचनात्मक प्रस्तुति। बात यह है कि जैसे रचनात्मक प्रस्तुति का तात्पर्य क्या है, जो आप प्रारूप दे रहे हो, जैसे मैंने कहा कि संदेश भी आप ब्लॉग बनाओगे, ऊपर लिखोगे बधाई संदेश, तो बधाई संदेश हाईलाइटेड रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। फिर मान लीजिए आप बधाई संदेश लिख रहे हो, उसमें आप कोई लाइन भी दे सकते हो, कोई शायरी दे सकते हो, कोई आप सूक्ति दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। शिक्षक को बधाई दे रहे हो तो उससे संबंधित है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर उसको लिख देते हो तो वो और हाईलाइटेड हो जाएगा। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, वो सारा रचनात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत आता है। वो करा। विषय वस्तु के लिए 3 अंक मिलेगा, भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे अपने कितने बचे हुए 20 मार्क्स का लेखन प्रस्तुति। तो ये ख़त्म हो गया हमारा आज जो हम आपके लिए लेकर आए थे कोर्स ए का जो सीबीएसई के द्वारा सैम्पल पेपर इशू किया गया था हिंदी का। तो ये पूरा आपका यहाँ पर हमने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं, कितने कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, कैसे कैसे आंसर्स करने हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग बहुत दिन से इस सैम्पल पेपर का वेट कर रहे थे ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें जो है अच्छे से आपको पढ़ा सकें। इससे हमें भी ये नॉलेज हो गई कि आगे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको भी समझ में आ गया कि आगे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। अब आगे की प्रिपरेशन हमको इसी बेस पर तैयार करनी है। तो अभी तक जो है हमने आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिए हैं और अब हम शुरू कर चुके हैं अपने एमसीक्यूज़। तो मोस्टली एमसीक्यूज़ हमारे आने वाले हैं गद्यांश और पद्यांश पर आधारित, तो हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और वो भी सिर्फ आएंगे हमारी क्षितिज बुक से। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ आपने देख लिए, हमारे सिर्फ अपठित गद्यांश पद्यांश में आ रहे हैं और क्षितिज बुक से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे, बाकी सब टोटल आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें तैयार करनी है अपने आगे की सारी प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए समझ गए आप, और अब हम चलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ, यानी कि अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को पढ़ने, समझने और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए। चलिए मिलेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।